क्या क्या बचा था मैडम आपका, क्या बोले थे, कहाँ से? सेल इनवलप। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग सेल पढ़े थे, सेल थ्योरी पढ़े थे। तो उसके बाद हम लोग लगभग बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़े हुए थे ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ था, सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो लंबे दिनों बाद क्लास लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बातचीत किया जाए, आगे पढ़ाया जाए। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, मतलब यूकैरियोट स्टार्ट हम लोग नहीं किए हैं। सेल इनवलप मतलब क्या? इनवलप मतलब क्या होता है? खोली होता है, चादर का अंदर का ऊपर का जो खोली होता है उसे इनवलप बोले। जैसे ये कपड़ा क्या है, गंदा हो गया, पता हम देखे भी नहीं। तो ये कपड़ा क्या है? मेरा बॉडी का क्या है? इनवलप है, मेरे तन को ढक रहा है। तो सेल का इनवलप, ठीक है। एंड उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, इनवलप कैसे अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है, इसी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, दिस इज द बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरियल सेल। तो ये क्या है? जो ब्लैक कलर से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ये ना होगा। और इसके ऊपर आपको एक और लेयर देखने को मिल रहा है, बहुत सही। दिस इज द सेल वॉल। और सेल वॉल के ऊपर भी एक और आपको लेयर देखने को मिलेगा। दिस लेयर इज द ग्लाइकोकैलिक्स। आपको एनसीईआरटी जब रीड करवा रहे थे तब आपको बताया गया था ये सारी चीजें। अभी आप देखिए, इन तीनों लेयर को एक साथ हम मिलकर क्या बोलते हैं? इन तीनों लेयर को एक साथ हम क्या बोलेंगे? एक साथ हम बोलते हैं सेल इनवलप, ठीक है। और सेल इनवलप का काम क्या है सर? दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्लियर है? आइए सब लेयर का नाम लिख लेते हैं। जैसे सबसे अंदर का जो लेयर है ब्लैक कलर से बनाया गया है, या ऊपर से लिखते हैं सबसे बाहर का जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आपको 1 नंबर दिख रहा है, दिस इज द 1 नंबर, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है सर? क्या मतलब होता है ग्लाइकोकैलिक्स? तो जो आउटर लेयर से ग्लाइकोकैलिक्स इसलिए बोल रहे हैं, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स मतलब कोट। एक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ कोट है जो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। किसको? बैक्टीरियल सेल को। तो इसका फंक्शन अगर मैं लिख दूं, इसका फंक्शन क्या है? इट फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्लियर है? अंदर का लेयर ब्लू से बनाया गया है। जो ब्लू लेयर है, दिस ब्लू लेयर इज द सेल वॉल। सेल वॉल है, ठीक है। और सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है। रिजिड मतलब टफ होता है, टफ एंड रिजिड, ठीक है, रिजिड है। आपको पता है सेल वॉल क्या? फ्रीली परमिएबल होता है। रिजिड है एंड फ्रीली परमिएबल, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं अभी, फ्रीली परमिएबल को रिजिड लिखते हैं, केवल रिजिड होता है। क्लियर है? रिजिड है तो क्या करेगा? शेप देगा। किसको सर? बैक्टीरियल को। शेप एंड साइज। इट प्रोवाइड
प्रोटेक्शन एंड शेप एंड साइज, यहां तक में डाउट। तीसरा जो लेयर है आपको ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, थर्ड लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है सर? लिपिड प्लस प्रोटीन से। आपको पीछे पढ़ा गया, जितने भी दुनिया में सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, दिस सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। क्लियर है? ये कहानी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ाएंगे आगे आगे सेल वॉल बैक्टीरिया का। देखें कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। चर्चा करेंगे दो टाइप के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजिड होता है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स का होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर ना, जो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, और सेल मेम्ब्रेन क्या है? इनर मोस्ट लेयर। मैं लिख देता हूं, दिस इज इनर मोस्ट लेयर। सब क्या कर रहे हैं? सब आपके सभी लेयर आपके बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मॉडिफिकेशन। आइए देखिए कैसा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। देखिए ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। या तो ये अपने आप को टफ लूज शीथ में कन्वर्ट कर लेगा ना, और टफ लेयर में कन्वर्ट कर लेगा। तो लूजली ये स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करता है, ये स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन कर सकता है ग्लाइकोकैलिक्स। या फिर ये कन्वर्ट हो क्या बन सकता है? टफ कैप्सूल का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है? अगर लूजली है, स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, स्लाइम टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, लूजली एसोसिएटेड है, तो ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट, स्लाइम लेयर का प्रिवेंट वाटर एंड आयन लॉस। वाटर आयन को लॉस से बचाएगा। किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को के अंदर जो पानी या फिर उसके अंदर जो मटेरियल है उसको बाहर आने से प्रिवेंट करेगा। क्योंकि बैक्टीरिया क्या, बॉडी अगर ड्राई हो जाएगा, बैक्टीरिया के बॉडी से जो फ्लूइड है बाहर निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? टाइम बोल जाएगा। ठीक है? स्लाइम टफ कैप्सूल की चर्चा करेंगे। ये टफ कैप्सूल क्या करता है? दिस टफ कैप्सूल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट इम्यून सिस्टम मतलब ये टफ कैप्सूल क्या करेगा? कुछ बैक्टीरिया के ऊपर क्या है? टफ कैप्सूल का बना होता है ऊपर। ठीक है? टफ कैप्सूल का बना होता है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या है? टफ कैप्सूल है। अगर टफ कैप्सूल है तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जब इंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान नहीं पाएगा, उसे डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। देखें, दिस टफ कैप्सूल प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर हमेशा ऐसा होता तो हम डे बाई डे क्या होते हैं? बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो जनरली बोला जा रहा है, जनरली क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करवाता है किसको? टफ कैप्सूल। मतलब टफ कैप्सूल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम। क्लियर है? आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? जैसे आपको यहाँ ब्लैक कलर से बनाया गया सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपको ब्लू से बनाया गया है सेल वॉल, और रेड से क्या बनाया गया है? आपका ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसा ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स? ये है यहाँ पे स्लाइम लेयर। और आप टफ कैप्सूल में देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और यहाँ ये देखिए आपका टफ कैप्सूल। देख रहे हैं टफ कैप्सूल।
तो ये क्या सेल इनवलप है। तो जनरली इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेल इनवलप कंसिस्ट आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है, यह इसका मॉडिफिकेशन था, यहाँ तक में डाउट है। इसके अलावा आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल मेम्ब्रेन या सॉरी सेल इनवलप या सेल वॉल में डिफरेंस देखने के वजह से बैक्टीरिया को हम दो रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, आपका बुक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पुराना बुक है क्या, ये किराया कर दियो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इनवलप। सेल इनवलप में डिफरेंस देखने की वजह से हम बैक्टीरिया को दो और ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं यहीं पे, यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना देते हैं। पहला लिख दे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इनवलप। हर बैक्टीरिया में सेल इनवलप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है, तो अलग अलग सेल इनवलप की बेसिस पे इनवलप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवलप। देखिए, एक को हमने बोला ग्राम पॉजिटिव, एक को हमने बोला ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, ये किसके बेसिस पे है, ऑन द, यहाँ लिख सकते हैं बैक्टीरिया क्लासिफाई के सेल इनवलप एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की मदद से भी यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम टेक्निक भी बोल सकते हैं। कि पहले क्या बोला कि आपका बुक में जो लिखा है सेल इनवलप की बेसिस पे, दूसरा हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की मदद से हम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अगर कोई बैक्टीरिया है जो अटैक कर रहा है, इट रिटेन्स ग्राम स्टेन को रिटेन कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर। क्लियर है, इट रिटेन ग्राम स्टेन को जो रिटेन करेगा उसे ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे एंड अपीयर पर्पल वायलेट इन कलर अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, यहाँ ग्राम निगेटिव में क्या है, ग्राम निगेटिव की अगर चर्चा करें तो ग्राम निगेटिव में क्या है, इट डू नॉट रिटेन ग्राम स्टेन रिटेन नहीं करेगा। क्लियर है, और अपीयर कैसा दिखाई देता है, दिखना अपीयर पिंक कलर अंडर द माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। आपको बैक्टीरिया का पिक्चर दिखाया था एक बार, याद है कैसा दिख रहा था कलर? तो कैसा हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था कि ग्राम नेगेटिव? शेप कैसा था उसका? बैक्टीरिया का हेक्सागोनल शेप कहाँ दिखाया था मैं आपको? जो आपको शेप दिखाया था बैक्टीरिया में, रॉड लाइक, ये ना बोलो कहाँ दिमाग है, रॉड शेप स्ट्रक्चर था, बैसिलस बैक्टीरिया था। और कैसा था, ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया था वो। क्लियर है? अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बताते हैं कैसे करते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कैसे होता है। तो हम स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रखते हैं, फिर उस पर ग्राम स्टेन डालते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेन डालेंगे, फिर डीकलराइजर डालते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ग्राम स्टेन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरा सेकंड काउंटर स्टेन करते हैं सैफरिन से। क्लियर है, सैफरिन से काउंटर स्टेन करेंगे, फिर डीकलराइजर डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टेन है तो क्या हो जाएगा, हट जाए।
फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, देखेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया पहला स्टेन को ही रिटेन कर जाए, यानी क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर लेगा, तो दूसरा स्टेन नहीं ले, काउंटर स्टेन को वो स्टेन नहीं ले पाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? ऐसे बैक्टीरिया जो दोबारा स्टेन नहीं ले पा रहे हैं, यानी वो पहले से क्या है, स्टेन लेके बैठे हुए, उसे क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। वो वायलेट कलर का दिखाई देगा, पर्पल वायलेट। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया काउंटर स्टेन कर रहे हैं और काउंटर स्टेन को वो कलर ले लिया, यानी वो पहला स्टेन कलर नहीं लिया था, क्लियर है, उसे बोलेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वो पिंक दिखाई देगा ड्यू टू द काउंटर स्टेन दैट इज कॉल्ड सैफरिन। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको बताया जा रहा है बस। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, और सरफेस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लैजेला पढ़ने वाले हैं। अब सरफेस स्ट्रक्चर किसका पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का पढ़ने वाले हैं सरफेस स्ट्रक्चर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब बैक्टीरिया के आपका इस पिक्चर बनाया गया था, हालांकि मैं वहां पे ही बता दिया था, फिर भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, ये दिस इज द बैक्टीरिया। अगर आप याद होगा, आपको पिक्चर तो रिवीजन कर रहे होंगे तो याद होगा। और सरफेस, बैक्टीरिया के सरफेस पे आपको ऐसे दिखाया गया था, ठीक है। और आपको क्या दिखाया गया था, ऐसे दिखाया गया था। ये पहला स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसको बोलते हैं फिम्ब्रे। दूसरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया था, दिस दूसरा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड, क्या लिखवाया गया था मैडम, याद है? और एक और देख के तो बोलो, 3 स्ट्रक्चर पढ़ाया हो सरफेस पे, देखते हैं कितना याद है। 2 तो बोल दी हो, फिम्ब्री, पिलाई, फ्लैजेला नहीं पढ़ाया था? 1 मिनट रुकिएगा, सत्यम से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ तो यहाँ पे भी हम लोग आपको पढ़ाया गया था फ्लैजेला, जो मोटाइल स्ट्रक्चर है। दूसरा पढ़ाना था फिम्ब्री, और तीसरा पढ़ाना है आपका पिलाई। फ्लैजेला दूसरा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर था, जो सरफेस से अटैच होने में हेल्प कर रहा था। और तीसरा क्या था, आपको ऐसे ब्लू ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से बनाया गया था, दिस इज कॉल्ड द पिलाई। ये तीसरा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है, ये कैसे याद करोगे, याद नहीं कर रही हो तो। फ्लैजेला का अगर देखा जाए तो आपको अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे आपका इस सेल मेम्ब्रेन में बनाया हूं, ठीक है। ये देखिए फ्लैजेला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द फ्लैजेला, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आपको ये आपको ब्लू से क्या बना दिया, सेल वॉल बना दिया। अब आपको बताया गया था फ्लैजेला क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन था, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम
सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो फ्लैजिला को लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लैजिला, इसको फेमोरा भी हटा देते हैं यहाँ से। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। ये करता क्या है? इट प्रोवाइड मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब क्या? कि चलने फिरने में हेल्प करेगा, पहला। दूसरा, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बट ये लिखा था, बट इन यूकैरियोट्स इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स में किससे मिलकर बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। मैं इसको अंडरलाइन भी यहाँ कर दे रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला में 3 पोर्शन होता है। एक फिलामेंट का पार्ट होता है, ठीक है, एक बेसल बॉडी पार्ट होता है, और दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हुक बोलते हैं। जो यहाँ पे आपको रेड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना सर, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज द थर्ड पोर्शन, दिस थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड बेसल बॉडी। हम क्या बोले? फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने वाला काम को क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। हम ये बोले थे बेसल बॉडी। ध्यान से सुनिए, इसे बोलते हैं, मेरा क्लास में ध्यान से सुना कीजिए। उल्टा पुल्टा भी बोलता हूँ कई बार। उल्टा पुल्टा कहने का मतलब है घुमा के पूछूंगा। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। जो बाहर की तरफ दिखता है, ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है ना, दिस इज द फिलामेंट। और अंदर जो नहीं दिख रहा है आपको, दिस इज सेकेंड पोर्शन कॉल्ड हुक। और हुक में अभी हम जस्ट ये बोले थे कि सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हुक दैट कनेक्ट फिलामेंट टू द बेसल बॉडी। तो हुक क्या कर रहा है? इट कनेक्ट फिलामेंट टू बेसल बॉडी। यहां तक में डाउट है क्या सर? दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है किसका? फ्लैजिला का। क्लियर है? दूसरा स्ट्रक्चर अगर आपको हम यहाँ पे लिखवा दे, हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इस दूसरा स्ट्रक्चर को फिम्ब्री सेकेंड आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है। फिम्ब्री क्या है सर? फिम्ब्री भी बोलते हैं कई लोग, हम फिम्ब्री ही बोलते हैं। फिम्ब्री है, ये क्या है? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रिस्टल लाइक आउटग्रोथ है, बाहर की तरफ निकल रहा स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ है, दैट प्रोवाइड अटैचमेंट ऑन द रॉक एंड होस्ट बॉडी। आपके बुक में यही लिखा होगा। ये फिम्ब्री क्या कर रहा है? अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है सरफेस पे। इस बोर्ड पे लाखों हजारों बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, और कैसे बैठे होंगे? इस पे हुक फिम्ब्री की मदद से वो अटैच्ड होंगे। क्लियर है? मेरे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, मेरे हाथों बैक्टीरिया, वो कैसे अटैच्ड है? इस फिम्ब्री की मदद से यहाँ पे क्या है? अटैच्ड है। क्लियर है? तीसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज द पिलाई। अगर थर्ड स्ट्रक्चर की चर्चा करें, दिस थर्ड सरफेस स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। हालांकि हमको और थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। और ये कैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है? ये क्या है? इसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, और कॉल्ड इसको सेक्स पिलाई। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है?
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आपको बताया गया था थोड़ा सा, और इसको कहाँ पढ़ाना है हमको, चैप्टर नंबर 2 में कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक, कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में होता है, क्लियर है। और पिलाई किससे मिलकर बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ पिलाइन प्रोटीन, क्लियर है। यहाँ तक में डाउट है क्या, बस छाप दीजिए, छापना है केवल अब। याद रखिएगा ना, ये जो फ्लैजेला है ना, बस वही एक मोटिलिटी स्ट्रक्चर है। बच्चे कई बार समझते हैं कि फ्लैजेला के अलावा फिलामेंट और पिलाई मोटिलिटी स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, वो सब मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। इंक्लूजन बॉडी लिखवाना होगा क्या दोबारा, वो तो वहां पर पढ़ाई दिए हैं, कहाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आप ऐसे करो, ये रिजर्व मटेरियल, ये पूरा को ऐसे करके यहाँ लिखो, ये रिजर्व मटेरियल और ग्लास वैक्यूल दोनों में क्या है, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। हम लिखवाए होंगे, आप लिखे नहीं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी में देखें आप में कुछ है नहीं, दोबारा लिखवाने का मतलब नहीं है। हम लोग अब राइबोसोम पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम को एक साथ आपको बताया गया, तो राइबोसोम एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, पार्टिकल करने का स्ट्रक्चर, फोटो ले लिया था ना, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइए हम लोग अभी राइबोसोम पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम्स आपको ये पहले पढ़ाया गया था कि राइबोसोम क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल पार्टिकल, ये एक यूनिवर्सल पार्टिकल, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, पहला पॉइंट, दिस इज द यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स। क्यों यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स है, बताइए, बताया था पीछे। सारे मतलब क्या, सारे बैक्टीरिया मतलब क्या, सर दिस इज द यूनिवर्सल पार्टिकल, इट मींस इट्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल वेदर दे आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, सभी तरह के सेल में देखने को मिलता है। मैं अभी प्रेम से समझा रहा हूँ, बाद में प्रेम से नहीं समझाऊंगा, बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और क्यों यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि हर तरह के सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। हम दूसरी पॉइंट देख रहे हैं, इसको डिस्कवर किया था पैलेट साहब ने, पैलेट साहब ने डिस्कवर बाय पैलेट, PLADE, पैलेट पार्टिकल भी इसे बोलते हैं, क्योंकि पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, क्यों, बिकॉज डिस्कवर बाय जॉन पैलेट है शायद, पैलेट इन 1953, याद रहेगा, कोई डाउट है। ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल से राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम्स नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं होता है, यानी कहने का ये है, दिस इज द मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, याद रहेगा। आगे बढ़ सकते हैं।
इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, स्ट्रक्चर, अच्छा इसका फंक्शन क्या, पहले फंक्शन पढ़ा देते हैं। इसका फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन इसका है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको अगर याद होगा क्लास 9th में पढ़ाया गया था आपको, मैं ही पढ़ाया था आपको 9th में, कि सर 9th में तुम थे ना यहाँ पे, 10th में आई हो, 10th में ना, सॉरी 9th में हम आपको नहीं पढ़ाया है, दूसरा टीचर पढ़ाया था, कि आपको पढ़ाया हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ध्यान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी प्रेजेंट होता है, आपको पढ़ाया गया, मैं ही पढ़ाया हूँ ये सारी चीजें। तो आपका इसका फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। कौन हेल्प कर रहा है आपका, ये राइबोसोम हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में। दैट्स व्हाई, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्रोटीन फैक्ट्री। हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है, किसको, राइबोसोम को। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्री। स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है राइबोसोम का, स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तो राइबोसोम आरआरएनए से मिलकर बना होता है, आरआरएनए प्लस सम प्रोटीन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम इज फॉर्म ऑफ द आरआरएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर है, कोई डाउट है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, जब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है ना, तो डीएनए हमारा क्या करता है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है और बनाता है एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए से क्या बनता है, फर्दर प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है। क्लियर है, ये आप सुन लो, अभी आपको क्लास 12th में इसको पढ़ाना है। डीएनए क्या करता है, दिस इज द सेंट्रल डोगमा। डीएनए बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये प्रक्रिया है। तो आपका ये दिस इज एमआरएनए, ये एमआरएनए है। और इस एमआरएनए पे क्या आके बैठ गया, आके बैठ गया राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या आपका, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, दिस इज द राइबोसोम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये राइबोसोम है और ये एमआरएनए है। अब पूरे स्ट्रक्चर के एक साथ क्या बोल रहे हैं, पॉली राइबोसोम, या इसी को पॉलीसोम भी बोला जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि राइबोसोम अटैच with mRNA formed पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी यही लिखा गया है, ठीक है। कोई डाउट है, अच्छा अब आते हैं राइबोसोम का और स्ट्रक्चर दिखाते हैं। यहाँ पे मैं यही दिखा देता हूँ। राइबोसोम की स्टडी करिएगा ना, तो राइबोसोम में दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, इसके पास 2 सब यूनिट है, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट है, एक है स्मॉलर सब यूनिट। याद रहेगा, ये देखिए, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है लार्जर, और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। क्लियर है। अब यही पे चर्चा कर लेते हैं इन प्रोकैरियोट्स देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में 70 एस टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसमें आपका लार्जर जो सब यूनिट है, एक क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। मैं लिख रहा हूँ, सब यूनिट लिखने का हो सकता है क्या, लार्जर कितना है 50s और स्मॉलर कितना है 30s का बना होता है। क्लियर है। आप यूकैरियोट्स की चर्चा करेंगे। यूकैरियोट में 80s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है।
और इसमें भी आपका एक लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा। लार्जर कैसा होगा? 60s टाइप होगा, और स्मॉलर कैसा होगा? 40s टाइप होगा। एक स्टार पॉइंट करके लिख देते हैं। हालांकि पीछे बताया गया है कि इन 70s टाइप राइबोसोम present in mitochondria and क्लोरोप्लास्ट। यहां तक में डाउट है क्या? इसमें डाउट, यहां तक में डाउट है क्या? अब S क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ S? कई बार बच्चे पूछते हैं कि S का मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है। यहां पे S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, कोई डाउट है? अभी कैसे मालूम चला? देखिए, हम यहाँ पे पिक्चराइज कर देते हैं। ये एक डेंसिटी ग्रेडियंट है। डेंसिटी ग्रेडियंट कहने का मतलब है दिस इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। मैं टेस्ट ट्यूब बनाना चाह रहा था ना। देखिए, ये टेस्ट ट्यूब है और दिस टेस्ट ट्यूब इज डेंसिटी ग्रेडियंट। ये डेंसिटी ग्रेडियंट है। दिस इज द डेंसिटी ग्रेडियंट। दिस इज द डेंसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें जब किसी चीज को डालेंगे तो डेंसिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। हमने इसमें सबसे पहले क्या डाला? हमने इसमें डाला, यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। ये डेंसिटी के साथ अरेंज किया हम लोग। अगर यहाँ पे ये देखिएगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका जो ऊपर वाला है दिस इज लार्जर सब यूनिट। हम प्रोकैरियोट की चर्चा कर रहे हैं। दिस इज द आपका 50s और दिस इज द 30s। लेकिन होल की चर्चा कर रहे हैं तो होल कैसा है? 70s। कैसे? हमने एक बार क्या किया, हमने एक बार लार्जर पार्टिकल को इसके अंदर डाल के देखा तो लार्जर पार्टिकल कहाँ लाइक कर रहा था? लार्जर पार्टिकल आपका लाइक कर रहा था 50s पे। मैं इसको रेड कर दूं क्या? रेड कर दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ना, तो जब लार्जर यूनिट को हम डालें, दिस इज द लार्जर यूनिट, दिस इज द लार्जर सब यूनिट और दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। हम लार्जर को डालें तो लार्जर कहाँ लाइक कर रहा है सर? यहाँ पे। और स्मॉलर कहाँ लाइक कर रहा है? अगर अलग अलग डाले तो यहाँ पे लाइक कर रहा है। लेकिन जब दोनों को एक साथ डाल रहे हैं तो कहाँ लाइक कर रहे हैं? 70s पे। ये डेंसिटी के हिसाब से है कि सिंगल सिंगल डेंसिटी देखा जाए तो उसका कहाँ है? 50 और 30 पे है। और जब एक साथ हम डाल रहे हैं डेंसिटी ग्रेडियंट को उसको स्टडी कर रहे हैं तो देखें कहाँ पे? 70 पे लाइक कर रहा है। सेम इसी तरह से कहानी है क्या? यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ तक में कोई डाउट? खत्म, फोटो लीजिए। ये पूरा पढ़ा दिया आपको राइबोसोम, चाहे वो आपका प्रोकैरियोट हो चाहे आपका यूकैरियोट्स हो। आपको बताया गया था कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देखेंगे तो राइबोसोम इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। बताया गया था सेल मेम्ब्रेन पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बताया गया था एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दिस इज फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये आपको बेसिक मालूम है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको यहां तक पढ़ा दिया गया। आप पढ़ने वाले हम लोग यूकैरियोटिक सेल को समझने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब यूकैरियोटिक सेल को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आपको पढ़ाया गया था यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। क्यों कंपार्टमेंट देखने को मिलता है? क्योंकि इसके पास क्या होगा?
कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आप अगर एनसीईआरटी का पैराग्राफ स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही समझ में आएगा यूकैरियोटिक सेल में जो मैंने बातें बोला हूँ ये लिखा हुआ है। दिख रहा है क्या, कहाँ दिखा, जो बोला था पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में लिखा है ना, देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी जस्ट बताया था। यूकैरियोटिक सेल पॉजेस द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर इन्वलप, ये भी बताया था। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। कैसे पढ़िएगा, क्लियर है। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, आप प्रोकैरियोटिक पढ़ चुके हैं, अब यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। 2 दिन और चलेगा एक चैप्टर। कौन सा लेक्चर चल रहा है ये, चौथा पांचवा तीसरा चल रहा है, तीसरा या चौथा चल रहा है। पहला सेल थ्योरी, दूसरा में सेल प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाए थे, तीसरा लेक्चर चल रहा है। अच्छा, आप लेक्चर अपलोड करेंगे ना, दिख जाएगा ना। हाँ, तो चौथा होगा। यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल क्यों बोल रहे हैं देखिएगा। यू मतलब क्या होता है, ट्रू या एडवांस। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब इसके पास वेल डेवलप क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। मतलब यही नहीं लिखा हुआ है सर, मतलब न्यूक्लियस इसकी को लिख सकते हैं और करके, न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, आपका बुक में जो लिखा गया है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियर इनवलप। देखिए कहाँ लिखा गया है कि द जेनेटिक मैटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स ना, जेनेटिक मैटेरियल क्या है, क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिख सकते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल organized into chromosomes and bounded by cell envelope। यहाँ तक कोई डाउट? आपको यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ ये पूरा कहानी हो गया। यूकैरियोटिक सेल में आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखना, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। क्यों कंपार्टमेंटलाइजेशन, मेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है सर, ड्यू टू द presence of membrane bound cell organelles। अब स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी की वजह से आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, काफी सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। अगर आप बुक देखोगे एकदम ये देखिए, मोबाइल रख दो ना, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल। इसमें आपको अलग अलग कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये कंपार्टमेंट को देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन
क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लाज्मिड बोले प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड है, आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं सबके पास खुद की अपनी मेम्ब्रेन है एक्सेप्ट राइबोसोम। क्लियर है? अब बैक्टीरिया में ऐसा था क्या? बैक्टीरिया में तो सेल ऑर्गेनेल्स थे ही नहीं, तो कंपार्टमेंट देखने को कहां से मिलेगा? क्लियर है? यहां पे डर गए? अच्छा, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? एंड इसके अलावा एंड कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर एंड साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेट, आप देखो बैक्टीरिया के पास, यहां पे आप देखेंगे बैक्टीरिया करें यूकैरियोटिक सेल के पास कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर कहां लिखा गया? देखिए कि इन एडिशन द यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। लिखा हुआ ना, एक लाइन देखो, आपको एनसीईआरटी से मैच करवा रहे हैं, आपको लिखवाते जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास, उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट था, प्रोकैरियोट के पास सिंपल स्ट्रक्चर है और वो फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हमारे पास भी फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीबा के पास अमीबा करें, बहुत तरह के प्रोकैरियोटिक प्रोटोजोन्स हैं, जैसे यूग्लिना की चर्चा करेंगे, उनके पास भी क्या है? प्रोटिस्टा है जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे फ्लैजेला। तो यूकैरियोटिक सेल के पास भी फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से नहीं, जो कि एक तरह के ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? उसी को पढ़ना है हम लोग को अभी आगे वाले लेक्चर सीरीज में। क्लियर है? तो अभी मेरा कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर होगा और साइटोस्केलेटन हमारे पास प्रेजेंट है। साइटो मतलब क्या होता है सर? सेल। आइसोलेटर मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क, जो फ्रेम है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी का ढांचा कौन बनाया है? बोन। घर का ढांचा कौन बनाया है? लोहा, आयरन। यहाँ रॉड लगा हुआ है। रॉड क्या कर रहा है? रॉड आपके सेल को एक रूम को एक शेप दे रहा है। मेरे बॉडी में बोन क्या कर रहा है? मेरे बॉडी को शेप दे रहा है। उसी तरीके से सेल के पास भी साइटोस्केलेटन, सेल के पास भी फ्रेमवर्क है। ये साइटोस्केलेटन देखिएगा, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर भी क्या है? इस तरीके से फ्रेमवर्क बने हुए हैं, देखना ध्यान से। देखना, ये फ्रेमवर्क है, आप यहां देखो, दिस इज द फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क दिख रहा है ना? दिस इज द साइटोस्केलेटन। अगर मैं यहां लिख दूं, ये सब क्या है? दी आर द साइटोस्केलेटन। ये क्या है? साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन क्या करते हैं? दिस साइटोस्केलेटन प्रोवाइड स्ट्रक्चर, हमारे सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, हमारे सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप। इसके अलावा ये क्या दे रहा है? स्ट्रक्चर दे रहा है, शेप दे रहा है, और क्या दे रहा है सर? स्ट्रक्चर दिया, शेप दिया, और क्या दे रहा है? इट ऑल्सो हेल्प इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? चर्चा करना, आगे पढ़ना है। इट ऑल्सो मोटिलिटी, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन जो है ना, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, हम शायद, हाँ माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल पहला है, दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है।
माइक्रोफिलामेंट क्या करता है? माइक्रोफिलामेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बनाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला या इसको लिख देते हैं हेल्प इन मोटिलिटी। देख रहे ना, मोटिलिटी में हेल्प करता है, बाकी ये स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे। और ये माइक्रोफिलामेंट क्या है? ये एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट बनाने में हेल्प करते हैं। कहाँ पढ़ना है आपको? इट हेल्प इन द एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। सबसे लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग लोकोमेट्री स्ट्रक्चर, जिसमें बोन के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट पढ़ेंगे, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन क्या है? एक तरह का माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। इन सब में देखोगे सबसे बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए। हाँ, तो लो आगे पीछे एंगल में देखिए, जैसे रिकॉर्डिंग में तो रहेगा, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ाओगे। आगे बढ़े, आया फोटो? ऊपर पर्दा से भी हो सकता है, एक बार और ले लो फोटो। पर्दा से लाइट वाइट आ रहा है ना, वैसे पर्दा ओपन है। देखो, अब देखो तो लेके दो हम लेते हैं। पासवर्ड जो दो एंगल से ले लिए, दोनों एंगल से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा? हाँ हाँ, फास्ट है इसको, फास्ट नहीं है ना 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 भैया, फास्ट नहीं है ये तो। अभी हम फॉर्म में भी नहीं किया अपने पढ़ाने का। हाँ, जो तुमको 1 घंटा पढ़ाया ना, अभी 1 घंटा वही टाइम देखने हम गए थे, ये मात्र 20-25 मिनट में खत्म होगा। टारगेट बैच में अभी तो 11th में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। टारगेट बैच में पढ़िएगा ना, फट फट भागता है आदमी। ये थोड़ा ना कि हाँ बड़ा समझ में आया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, वहाँ थोड़ा ना। वहाँ टारगेट बैच में एक बार चलता है क्लासेस। हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, आइए सेल मेम्ब्रेन की चर्चा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मतलब सेल, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है सर? इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोल रहे थे ना। इसी को हम सेलेक्टिव परमिएबल, इसी को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की चर्चा कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, सेलेक्टिव परमिएबल बोले, सेमी परमिएबल बोले, सब कुछ डिस्कस कर चुका गया है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की चर्चा करें कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, इसका कंपोजिशन की चर्चा करें, कंपोजिशन की चर्चा करें तो किससे मिलकर बना हुआ है? लिपिड से मिलकर बना हुआ है, प्लस मेनली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है ना। कंपोजिशन क्या? लिपिड एंड प्रोटीन से। और इसका कंपोजिशन क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है, वेरी सेल टू सेल,
अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। दिस इज द कंपोजिशन वेरी सेल टू सेल। क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इन आरबीसी, आरबीसी में चर्चा करेंगे। इन आरबीसी, इन आरबीसी लिपिड कंटेंट कितना है, लिपिड है आपका 52%, प्रोटीन कितना है 40%, और कोलेस्ट्रॉल प्लस अदर जो मटेरियल है वो कितना है 8%। ये आरबीसी की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर आप माइलिन शीथ की चर्चा करेंगे तो माइलिन शीथ एक तरह का सेल है। इन माइलिन शीथ लिपिड कितना है, लिपिड 80% है, 70 to 80%। देख रहे हैं ना कि आरबीसी सेल है, आरबीसी जो सेल है एक तरह का, उस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें लिपिड कितना है 52% है। लेकिन माइलिन शीथ एक तरह का सेल है जिसमें लिपिड का मात्रा कितना है 70 to 80% आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, कंपोजिशन क्या कर रहा है, वेरी कराना देख रहा है लिपिड और प्रोटीन का। लेकिन जितने भी सेल है, चाहे दुनिया में कोई टाइप का सेल हो, सेल में अगर लिविंग मेम्ब्रेन की चर्चा करेंगे, जितने भी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की चर्चा कर रहे हैं, या सेल ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या कोई भी मेम्ब्रेन हो दुनिया में, वो किससे मिलकर बना हुआ, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। और ये कैसे मालूम चला कि सेल लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, आरबीसी की मदद से। क्यों? क्योंकि जब मैच्योर आरबीसी की चर्चा की जाएगी तो मैच्योर आरबीसी के पास अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, खाली आरबीसी अंदर से। तो आरबीसी को स्टडी करेंगे तो क्या हमको जो स्टडी मिलेगा सेल मेमोरी का प्योर मिलेगा, उसमें एरर की चांसेस नहीं है। तो हम आरबीसी को स्टडी करें। वी स्टडीड आरबीसी, आरबीसी सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर इज नो कंटामिनेशन प्रेजेंट इन आरबीसी सेल। क्लियर है। देखिए आपके बुक में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखिए meanwhile chemical study of the cell membrane especially in the human red blood cells enable us to deduce the possible structure of the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। कैसे मालूम चला, आफ्टर द स्टडी ऑन आरबीसी। आरबीसी पे क्यों स्टडी किए, क्योंकि आरबीसी की स्टडी करने से आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलता, कोई कंटामिनेशन देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है। लिख सकते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडीड। क्या मैं क्या लिखवा सकते हैं, इसको क्या लिखवा सकते हैं इस तरीके से। देखें आपके यहाँ पॉइंट क्या है, एक मिनट रुकना पड़ा। यहाँ तक कोई डाउट है? पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये कैसे मालूम चला, रिवील्ड, रिवील्ड, रिवील्ड बाय द स्टडी ऑन ह्यूमन आरबीसी। हम आरबीसी को स्टडी किए थे। क्यों? क्योंकि जो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी होता है, बिकॉज मैच्योर ह्यूमन आरबीसी डज नॉट has
न्यूक्लियस एंड एनी अदर सेल ऑर्गेनेल्स। इसके पास कुछ नहीं होता है। अब कोई ऑर्गेनेल्स है नहीं, ये देखना ध्यान से। ये अगर मान लेते हैं दिस इज द सेल आरबीसी सेल, और आरबीसी सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन ओनली है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लिखा है कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, खाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो हम आराम से स्टडी कर पाएंगे ना। जो स्टडी करेंगे किसकी स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे, तो कोई कंपार्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम स्टडी, इसलिए हम किसका स्टडी किए थे, मैच्योर आरबीसी की स्टडी किए थे। क्लियर है, कोई डाउट है? अब हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, हम प्रोटीन क्लासिफाई कर दिए हैं दो ग्रुप में। बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन proteins in cell membrane are classified into, दो ग्रुप में क्लासीफाई कर जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सटेंशन, आप कितने आसानी से प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे हम प्रोटीन को दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिए गए हैं। पिक्चर बनाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर है? ये कहाँ रहेंगे, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या होंगे, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, दे आर प्रेजेंट या फिर दे आर टोटली एंड पार्शली buried एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होंगे, टोटली या तो पार्शली क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होंगे। क्लियर है? जैसे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इसको सिलवा लो एक बार, ये तो फट जाएगा, इतनी बार फोल्ड होगा अभी ये। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, और सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है ना, तो ये जो ऊपर दिख रहा है दिस इज द सरफेस प्रोटीन, और ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। देखिए लिखा है ना, इंट्रिंसिक है इंटीग्रल प्रोटीन, जो टोटली धसे हुए हैं, पूरा टोटली धसे होंगे, आर पार, देखिए आर पार हो गया, और कुछ पार, ये देखो यहाँ देखो पार्शली धसा हुआ है, टोटली नहीं धसा हुआ है। तो इसी के बेसिस पे हम इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। इसी को पेरिफेरल प्रोटीन देख रहे हैं ना, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक है पेरिफेरल प्रोटीन, को एक ही बोलेंगे जहां ये सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। पिक्चर बनेगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इंट्रिंसिक प्रोटीन में क्या है, जो कि टोटली या पार्शली क्या है, सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। देख रहे हैं प्रोटीन को कैसे क्लासीफाई कर दिए हैं, कोई डाउट यहाँ तक? अब हम इसी में पढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे आप, अभी जो हम यहाँ बना रहे हैं ना, आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, याद रखना। हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग किसको पढ़े, हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन क्या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। हमने प्रोटीन को देखा, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कितना आसानी से आप लिपिड्स में से, मेम्ब्रेन में से लिपिड को, प्रोटीन को बाहर निकाल सकते हो, कितने आसानी से प्रोटीन को बाहर निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे प्रोटीन को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, एक पेरिफेरल, एक इंटीग्रल। ऐसा प्रोटीन जो सेल के सरफेस पे पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे है, एक ऐसा है जो कि या तो पार्शली या तो टोटली क्या हुआ है, धसा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में। क्लियर है? दूसरा अगर हम चर्चा करेंगे, लिपिड की चर्चा करें कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा पाया जाता है, आइए लिपिड की चर्चा करते हैं। लिपिड की चर्चा करेंगे तो लिपिड जो प्रेजेंट है, लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन,
कैसा है? फॉस्फोलिपिड है। कैसा है? फॉस्फोलिपिड है। मतलब इज फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब क्या? उस लिपिड में फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। आइए लिपिड का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर आपको लिपिड का दिखता है। देखिए, दिस इज द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें यहाँ पे फॉस्फेट PO3 PO4 3 माइनस में होता है। ठीक है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर हेड। ये क्या है? पोलर हेड का स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? नॉन पोलर टेल का बना हुआ। क्लियर है? याद आ रहा है क्लास 10th में ऐसा कुछ पढ़े थे? मिसल्स फॉर्मेशंस सैप्निफिकेशन पढ़ाया था, मैं ही आपको पढ़ाया था। तो पोलर हेड मतलब क्या होता है? पोलर हेड है। पोलर हेड कहने का मतलब पानी से प्यार करेगा। पानी से प्यार करेगा तो क्या बोलेंगे? दिस इज द हाइड्रोफिलिक। और ये पानी से प्यार नहीं कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपको कहलाएगा हाइड्रोफोबिक। याद आ रहा है क्लास 10th में पढ़ाया गया था। हाइड्रोफोबिक जो टेल था, दिस इज द टेल। ये हेड स्ट्रक्चर है, पोलर हेड है, ये नॉन पोलर टेल है, टेल का स्ट्रक्चर है। टेल जो हाइड्रोफोबिक लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिक मतलब वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होगा, तभी हाइड्रोफोबिक है। बताया लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो यह नॉन पोलर जो टेल हाइड्रोफोबिक नेचर का है, इट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके बुक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा है, मैं बस वही लिखूंगा। तो नॉन पोलर टेल किससे मिलकर बना हुआ है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब तुम देखें यहां तक डाउट है, ये आपको पढ़ा दिया क्या? अब ये देखिए, दिस अब 12th वाला लोग भी आ गया है, तो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, चलेंगे। अभी सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है। सेल के बाहर भी पानी, सेल के अंदर भी पानी। सेल के बाहर का जो मैटर है वो पानी से घिरा हुआ है और सेल के अंदर का मैटर भी क्या है? पानी से घिरा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिपिड का स्ट्रक्चर बनाए तो हेड किधर बनाएंगे? पानी के साइड की पानी से अपोजिट साइड? किसको? हेड को। लीजिए, हेड को हमने बना दिया क्या? पानी के साइड। टेल पानी से दूर भागेगा ना। सो इधर भी पानी है तो इधर भी क्या बैठेगा? एक और हेड बैठेगा और ये टेल क्या भागेगा? दूर भागेगा। इस तरह से लिपिड बाई लेयर बन जाएगा ना। अगर एक लेयर बनाओगे सर, इस तरीके से एक लेयर बना दिए ओनली, तो इधर तो पानी प्रेजेंट है, इधर वाला पानी कहाँ जाएगा? तो इधर के लिए एक और क्या बनाना पड़ेगा तब ना। इधर पानी के साइड ये लिपिड बनाया है, इधर पानी के साइड ये हेड बनाया है। इस तरह से आप क्या दिख रहा है? दो लेयर दिख रहा है, दो लेयर दिख रहा है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये कौन बताया था? दिस इज लिपिड बाई लेयर है। ये सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था 1972 में, जो अगले क्लास में लिखवाया। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाई लेयर है। कैसा लिपिड बाई लेयर है? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसलिए यहाँ छोड़ के रखा था इतना। तो सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। ठीक है, फॉस्फो समझ रहे? फॉस्फो क्यों है? क्योंकि लिपिड कैसा है? फॉस्फेट का बना हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है सेल का। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन देखें कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना गया है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे पता चला? रिवील्ड बाय द स्टडी ऑन ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी को स्टडी किए तो हमको समझ में आया कि जो लिपिड है वो बाई लेयर के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें जो लिपिड है वो कैसा है? फॉस्फोलिपिड है। लिपिड के पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक पोलर हेड है, कहाँ ध्यान है, एक नॉन पोलर टेल है। और जो प्रोटीन है वो एक्सटेंसिक हो सकता है यानी पेरिफेरल हो सकता है, और इंट्रिंसिक हो सकता है यानी इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगले दो क्लास में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए फोटो लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल क्लास में।